आज हम बात करते हैं श्रम विभाजन के प्रकारों पर, और जिसमें कि हमने पिछले लेसन में देखा था यांत्रिक एकता और सावयवी एकता पर आधारित दो प्रकार के समाज। आदिम समाज जो यांत्रिक एकता से जुड़े होते हैं, और सावयवी एकता पर आधारित समाज जो कि जटिल समाज कहे जाते हैं। उनके बीच में पारस्परिक तुलना के आधार पर श्रम विभाजन के जो प्रकारों का अध्ययन दुर्खीम के द्वारा किया गया, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। यांत्रिक एकता और आदिम समाज, और जिनमें कि दमनकारी कानून जो नैतिकता या एकता को अभिव्यक्त करते हैं, तो उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और सावयवी एकता पर आधुनिक जटिल समाजों की क्या विशेषताएं होती हैं, उनके ऊपर बात करें। तो यांत्रिक एकता, जिसमें ये कहा जाता है कि सामूहिक चेतना का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा होता है यांत्रिक एकता वाले समाजों में, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति का इतना महत्व नहीं होता, और जितनी ज़्यादा प्रबल सामूहिक चेतना पाई जाएगी, उतनी ही ज़्यादा समाज के अंदर यांत्रिक एकता पाई जाएगी। ये एकता समानता पर आधारित होती है। एकता के दो आधार होते हैं, समानता और विभिन्नता, पारस्परिक निर्भरता। तो इसमें जो ये एकता है वो समानता पर आधारित होती है। इसका हम एक एग्जाम्पल यदि देखें तो स्त्री और पुरुष में जो एकता है उसके आधार दो हो सकते हैं, एक वैचारिक समानता और दूसरा शारीरिक विभिन्नता। ये दोनों ही एकता के आधार हैं स्त्री और पुरुष के। और इसमें जो समानता पर आधारित एकता है वो एक जैसे समान लक्षण रखने वाले व्यक्ति हैं, वो एक, जिसको कि हम ये भी कह सकते हैं कि कहावत है कि जैसे चोर चोर मुँह सिर भाई, है। तो जहाँ पे समान कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। तो उनके बीच में जो सामूहिकता की भावना है, एक समानता को लेकर के, वो प्रबल दिखाई देती है। इसलिए जितनी ज़्यादा प्रबलता या जितनी ज़्यादा समानता होगी, वो एकता का लक्षण उतना ही ज़्यादा उस समाज के अंदर पाया जाएगा। व्यक्ति और समाज के बीच में संबंधों की बात करते हैं यांत्रिक एकता वाले समाजों में, तो इसमें व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसका अपना व्यक्तित्व है, वो कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ना ही उसमें कुछ विशेषताएं अलग से होती हैं, क्योंकि जो रूढ़ियाँ हैं, जनमत है, जो विचारधाराएं हैं, सामूहिक चेतना है, वो व्यक्तियों को समान रूप से सोचने पर बाध्य करती है। और यही वजह होती है कि व्यक्ति समाज के सामने गौण स्थान रखता है, मुख्य स्थान उसका समाज के सामने नहीं होता है, बल्कि समाज का स्थान प्रमुख स्थान होता है। व्यक्ति उसकी इकाई के रूप में है, लेकिन उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्ति की तुलना में समाज को महत्व दिया जाता है। जो व्यक्तियों के बीच में अधिकांश क्षेत्रों में समानताएं पाई जाती है, सभी व्यक्ति एक जैसा काम करते हैं, एक समान सोचते हैं, एक जैसा विश्वास करते हैं। केवल भिन्नताएं जो है वो आनुवंशिकता के आधार पर देखी जा सकती है। तो उन्हीं भिन्नताओं का पाया जाना व्यक्तियों में ऐसे समाजों के अंदर देखा जा सकता है। कानून, नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण के साधन, जिनके बारे में, कानूनों के बारे में हमने पहले बात की थी कि दमनकारी प्रकृति के कानून होते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध होता है, उस क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति से संबंधित इनका उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि कोई भी अपराध है वो समाज के प्रति है, व्यक्ति के प्रति नहीं होकर के व्यक्ति का समाज के प्रति है। और इसमें जो अपराध जब भी होता है तो ये माना जाता है कि सामाजिक मूल्यों का विघटन हुआ है, और सामाजिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करने के लिए उस व्यक्ति को कठोर से कठोर है वो दंड दिया जाता है। तो इस प्रकार के समाजों के अंदर दमनकारी कानून हैं,
वो पाए जाते हैं जिनका उद्देश्य नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करना होता है, न कि व्यक्ति और समाज के बीच में संबंधों में समन्वय करना नहीं होता। कठोर प्रकृति होती है। दंड संहिताएं व्यक्ति को समान रूप से सोचने के लिए कार्य करती हैं, बाध्य करती हैं। सामाजिक नियंत्रण प्रमुख रूप से इन समाजों के अंदर धर्म सामाजिक नियंत्रण का साधन होता है। धर्म के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किया जाता है व्यक्ति के व्यवहार को लेकर के। और सामूहिक चेतना एक तरह से सर्वव्यापक और देवीय गुण है वो प्राप्त कर लेती है। इन समाजों की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करें तो न्यायप्रिय नियमों का निर्माण और शासन संचालन का कार्य है वो इन समाजों के अंदर सामूहिक रूप से देखा जा सकता है। पंचायत के रूप में राजनीतिक संगठन किसी भी विवाद को अवैयक्तिक मानते हुए सामूहिक निर्णय लेता है। परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था है, उसके मूल्य हैं समाज के अंदर दिखाई देते हैं। आर्थिक क्षेत्र में एक तरह का आर्थिक साम्यवाद दिखाई देता है। संपत्ति सामूहिक होती है। श्रम विभाजन, विशेषीकरण बहुत कम पाया जाता है। स्वामी सेवक के संबंध ही लगभग इसमें देखे जा सकते हैं श्रम विभाजन के रूप में। उत्पादन केवल इतना ही होता है कि बचत कम होती है। भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो काफ़ी है। तो इस प्रकार से साम्यवादी अर्थव्यवस्था है वो एक तरह से समाज के अंदर देखी जा सकती है। धर्म का लोगों के जीवन में प्रमुख स्थान होता है। लोग धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है अवैयक्तिक शक्ति टोटम के अंदर विश्वास करते हैं और ये एक पवित्र शक्ति में विश्वास है जो कि विभिन्न संस्कारों के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति होती है। विश्वास और संस्कारों की एक व्यवस्था है टोटम। टोटम धर्म का प्रारंभिक स्वरूप के रूप में चिन्हित किया गया। टोटम से तात्पर्य किसी ऐसे काल्पनिक नाम भी हो सकता है, प्राकृतिक वस्तु भी हो सकती है, पेड़ भी हो सकता है, जिनको मानने वाले लोग हैं, वो जिन पे विश्वास करने वाले लोग हैं, वो अपने आप को एकता के सूत्र में उसके साथ में संबंधित करते हैं। तो टोटम का जो स्वरूप है धर्म का वो पाया जाता है, उसको धर्म का प्रारंभिक स्वरूप भी कह सकते हैं। सामाजिक संरचना की बात करें तो सामाजिक संरचना खंडों पर आधारित होती है। समाज मिला जुला या एक दूसरे से उसके जो विभिन्न पक्ष हैं वो एक दूसरे से इतने जुड़े नहीं होते हैं। अलग अलग खंडों के रूप में स्वायत्त आत्मनिर्भर खंड हैं जो कि अपने आप में पूर्ण होते हैं, अपनी सारी गतिविधियाँ क्रियाएं अपने आप में पूर्ण करते हैं। परस्पर सहसंबंध और समानता के आधार पर निर्मित होते हैं ये खंड, और व्यक्ति की समाज में जो स्थिति है वो भी खंड के द्वारा निर्धारित होती है। जन्म के आधार पर इन खंडों की सदस्यता है वो व्यक्ति को मिल जाती है। सजातीयता या समानता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। सभी व्यक्तियों में एक आगे की समानता का जो लक्षण है वो ज़्यादा दिखाई देता है। विशेषीकरण और कम पाया जाता है कि व्यक्ति अलग अलग कार्य करे। तो यांत्रिक एकता है वो इसी सजातीयता या समानता पर आधारित होती है। जितनी ज़्यादा समानता होगी उतनी समाज के अंदर यांत्रिक एकता है वो दिखाई देगी। दूसरे प्रकार के समाजों की बात करें जो कि जनसंख्या का घनत्व है, इन आदिम समाजों में तो कम पाया जाता है, लेकिन जैसे ही जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में जटिल और विकसित समाज है वो निर्मित होते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति में समाज में समानता के स्थान पर भिन्नताएं पैदा होने लगती है। जिस प्रकार से सरल शरीरों से जटिल शरीरों का निर्माण होता है, उसकी विभिन्न इकाइयाँ विशेषीकृत और श्रम विभाजन उनके अंदर देखा जा सकता है, वैसे ही समाज के अंदर भी सरल समाजों से जटिल समाजों का विकास होता है और उनके अंदर भी धीरे धीरे विशेषीकरण आने के फलस्वरूप ये कहा गया कि समानता का स्थान भिन्नता लेने लगती है। तो अब समाज के अंदर जो एकता का आधार है वो भिन्नता या असमानता है उस पर आधारित हो जाता है। जैसे कि हमने स्त्री पुरुष में समानता की बात की थी, लिंग पर आधारित भी भिन्नता उनकी समानता को उनकी एकता के
के लिए उत्तरदायी है। तो उसी प्रकार से इन समाजों के अंदर पारस्परिक निर्भरता पर आधारित विभिन्नता के कारण से जो पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है एक दूसरे के प्रति, और जिस प्रकार से हम इसमें एक शरीर का उदाहरण ले सकते हैं कि शरीर की विभिन्न इकाइयाँ अपना विशेष काम करती हैं और अपनी ज़रूरतों के लिए शरीर पर निर्भर होती है, शरीर के पार्ट के रूप में काम करती है, अपनी ज़रूरतों के लिए पूरे शरीर पर निर्भर होती है। उसी तरीके से समाज के अंदर जो व्यक्ति रूपी इकाई है वो अपने विशेषीकृत काम करते हैं, अपनी अन्य ज़रूरतों के लिए समाज के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो व्यक्ति एक तरह से पारस्परिक निर्भरता उनको अपने आप में पूर्ण नहीं कर सकते कार्य, तो पारस्परिक निर्भरता के आधार पर एकता उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि समाज और शरीर के समान एक जैसे इसमें तुलना की गई, इसलिए इसको शरीर जो जटिल शरीरों के समान एकता है उसको सावयवी एकता के रूप में इसको इंगित किया गया है कि ये एकता सावयवी एकता है, वो कहलाती है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बड़े भौगोलिक क्षेत्र में रहना पड़ता है, आवागमन संचार के साधन है वो बढ़ जाते हैं, जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है, जो परंपरागत सामाजिक नियंत्रण के साधन धर्म आदि थे वो क्षीण होने लगते हैं, और एक ऐसी जो संगठन या संस्था उसकी बात की जाती है सामाजिक नियंत्रण के लिए, जो कानून प्रमुख रूप से एक आ गया कि सामाजिक नियंत्रण को प्रभावी रूप से, क्योंकि पहले व्यक्ति एक दूसरे से परिचित होते हैं, इन समाजों में एक दूसरे से परिचित होना उतना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन समाजों के अंदर कानून के द्वारा ये कहा गया कि सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। तो यांत्रिक एकता से सावयवी एकता का जो ये विकास है वो उच्च विकासीय सिद्धांत के आधार पर दुर्खिम के द्वारा स्पष्ट किया गया। ये कहा गया कि जिस प्रकार से सरल समाज से जटिल समाज का निर्माण होता है, उसका उदाहरण हम सरल शरीर से जटिल शरीर का जो विकास होता है उसके आधार पर उसको समझ सकते हैं। यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों की विशेषताएं जो हमने देखी थी, और सावयवी एकता पर आधारित समाजों की विशेषताएं जो होती हैं, उन दोनों के बीच में एक दूसरे से तुलना करें तो ये पाते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं या विरोधी हैं। जिसमें यांत्रिक एकता पर आधारित समाज जो कि सामूहिक चेतना की प्रबलता जिसमें हमने बताई थी, उतना ही सावयवी एकता पर आधारित समाजों के अंदर सामूहिक चेतना है वो उसका प्रभाव कम हो जाता है। व्यक्ति और समाज के बीच की बात करें तो वहाँ पर समाज का अहम स्थान था, प्रमुख था, व्यक्ति का स्थान गौण था, और यहाँ पर व्यक्ति का स्थान प्रमुख हो जाता है, समाज का स्थान है वो गौण हो जाता है। जितनी ज़्यादा विशेषीकरण समाज के अंदर आता है, विशिष्टताएं आती हैं, तो समानता पर आधारित जो मानसिक विचार हैं, जो सोचने के तरीके हैं, विश्वास हैं, कार्य करने के तरीके हैं, वो समाप्त होने लगते हैं और उनका स्थान विभिन्नताएं ले लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो प्रदत्त परिस्थिति है, जो उसको पहले से समूह के द्वारा प्रदान की जाती है, उसके स्थान पर जो उसके जो व्यक्तिगत गुण है, अर्जित परिस्थिति है, उसका महत्व है वो बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति का महत्व है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। कानून, नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण की बात करें तो यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानून पाए जाते हैं, सावयवी एकता वाले समाजों में दमनकारी कानून के स्थान पर प्रतिकारी कानून है वो दिखाई देते हैं। प्रतिकारी कानून जिसमें अपराध को समाज के विरुद्ध नहीं माना जाता बल्कि व्यक्ति के विरुद्ध अपराध माना जाता है, और जिसमें व्यक्ति की और व्यक्ति के बीच में पारस्परिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करवा करके। तो इस प्रकार से अपराध है समाज विरोधी कार्य या सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध नहीं माना जाता बल्कि व्यक्ति के विरुद्ध माना जाता है, और इसका उद्देश्य नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना नहीं करके क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करवाना होता है। स्वतंत्रता में वृद्धि होने से समझौते के कानून विकसित होते हैं, संविदात्मक कानून जिसको हम कहें कि नैतिकता के प्रतिमान व्यक्तिगत स्थापित होने लगते हैं,
और धर्म की भूमिका सामाजिक नियंत्रण के रूप में कम हो जाती है। धर्म उतना प्रभावी साधन नहीं रह जाता और उसका स्थान कानून लेने लगता है। धर्म का जीवन से प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो नैतिकता है वो भी यहाँ पे सावयवी या व्यक्तिगत आधार है, उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाओं की बात करें तो सावयवी एकता वाले जटिल समाजों के अंदर जटिल राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे औपचारिक जो संगठन है वो दिखाई देते हैं। वंशानुगत पद जो कि राजा के या मुखिया के होते हैं, उनके स्थान पर प्रजातांत्रिक नागरिकों के पारस्परिक समझौते के आधार पर चुनी हुई सरकार उसका स्थान ले लेती है। आर्थिक क्षेत्र में बचत को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। संपत्ति व्यक्तिगत स्वरूप धारण करने लगती है, सामूहिक संपत्ति में कमी आने लगती है, परंपरागत व्यवसाय कम हो जाते हैं, नए नए व्यवसायों का आविष्कार होता है। प्रत्येक व्यक्ति में अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य वो कर सकता है। धर्म का जीवन के क्षेत्र में प्रभाव कम होता है। अद्वैतवाद और द्वैतवाद का संक्रमण पाया जाता है। धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है। धार्मिक विचारधाराएं विश्व स्तर का जो है वो स्वरूप धारण करने लगती है और अनेक धार्मिक संगठन संप्रदाय है वो अस्तित्व में आने लगते हैं। सामाजिक संरचना की बात करें तो विभिन्न खंड परस्पर घुल मिल जाने के कारण से यहाँ पे जो खंडात्मक सामाजिक संरचना अलग अलग खंडों के रूप में यांत्रिक एकता वाले समाज में देखी जा सकती थी, वो विघटित होकर के बल्कि आपस में घुले मिले आधार पर एक बड़े समाज और जटिल समाज के रूप में हम देख सकते हैं कि महानगर दिखाई देने लगते हैं, जिसमें ये कहा गया कि कई प्रकार के धर्म, जाति, भाषा और प्रजातीय भिन्नता पर जो आधारित समूह हैं वो आपस में घुले मिले हुए नजर आते हैं। तो एक तरह से जटिल और औपचारिक सामाजिक संरचना है वो दिखाई देती है। व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण उसके गुणों के आधार पर होता है और खुली सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है जिसमें कोई भी व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग ले सकता है। विभिन्नता में वृद्धि हो जाती है। सजातीयता का स्थान धीरे धीरे भिन्नता लेने लगती है। समाज के विकास के साथ उसमें भिन्नताएं बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यांत्रिक एकता वाले समाज और सावयवी एकता वाले समाजों में अलग अलग लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। अगले लेसन में हम उसके आगे श्रम विभाजन के रूप में यांत्रिक और सावयवी एकता के बीच में तुलना है उसके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।